तहजीब को छोड़ने के बाद मैं आराम गाह में वापस आ गया था। ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि एक मुलाजिमा ने फिर मेरी खामोशी में मुदाखलत की और मेरे करीब पहुंच गई। बोली, माफ़ कीजिएगा मिस्टर बर्ड आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा, ओह बर्ड। बर्ड भी मेरे साथ ही आया था, लेकिन चूंकि वो नस्लन अरब नहीं था और उसके मामले में ज़रा कुछ उलझने थीं, इसलिए उसे मेरी ख्वाहिश पर एक अलग जगह दे दी गई थी। और मुझे इस बात का थोड़ा सा अफसोस भी हुआ कि इस दौरान मैं बर्ड से बिल्कुल लाताल्लुक रहा। बर्ड मेरे नज़दीक पहुंच गया और मैंने उससे पुरजोश मुसाफा किया। वो बोला, सॉरी चीफ, हकीकत ये है कि मैं आपके मामलात में उस वक्त तक मुदाखलत नहीं करना चाहता था जब तक आप खुद मेरी ज़रूरत महसूस न करें। वैसे ये भी हकीकत है कि अमेरिका जाने की बजाय बैरूत में उतरते हुए मुझे अजीब सा लगा था, लेकिन मैं क्या कहता। मैं तो चीफ का साया हूँ और मुझे ऐसे मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। लेकिन आपसे मुलाकात किए हुए चूंकि काफ़ी दिन गुजर गए थे, इसलिए हाजिरी देने आया हूँ। मैंने कहा, सॉरी बर्ड, वाकई यहाँ बेपनाह मसरूफियत रही है और इन मसरूफियतों के दरमियान मैं तुमसे मुलाकात न कर सका। मुझे अपनी इस कोताही का शिद्दत से एहसास हो रहा था। बर्ड वाकई मुअज़्ज़ज़ हैसियत का मालिक था, लेकिन यहाँ कुछ जहन ऐसा उलझा था कि मैं उसे तकरीबन भूल ही गया था। वो बोला, इसमें सॉरी की क्या बात है चीफ, और फिर बैरूत ऐसी जगह तो नहीं जहाँ बर्ड जैसे आदमी को तन्हाई का एहसास हो, और फिर यहाँ तो मेरी बहुत सी शनासाएँ निकल आईं। बर्ड ने इस अंदाज में कहा कि मुझे हंसी आ गई। मैंने हंसते हुए पूछा, शनासाएँ? बोला, हाँ चीफ, बर्ड की शनासाएँ कहाँ नहीं हैं। मैंने कहा, गोया ऐश ही ऐश। बोला, तुम्हारे राज में चीफ, तुम्हारे राज में। मैंने कहा, अच्छा हुआ बर्ड तुम आ गए, वरना मुझे तुमसे राब्ता कायम करने के लिए दूसरे लोगों की मदद हासिल करना पड़ती। यहाँ जो वाक़यात पेश आए हैं उसमें कुछ ऐसी बातें हैं कि तुम सुनोगे तो हंसोगे। वो बोला, वादा करता हूँ चीफ, नहीं हंसूंगा। मैंने कहा, मैं शादी कर रहा हूँ। वो बोला, तो तुम्हारा क्या ख्याल है चीफ, क्या तुमसे दूर रहकर मैं तुमसे इस कदर ला इल्म रहूंगा? मैंने हैरत से पलकें झपकाई। क्या मतलब? बोला, मतलब ये कि ये इत्तला अब से थोड़ी देर कबल मेरे कानों तक पहुंची है। मैंने कहा, वेरी गुड, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा जासूसी का निज़ाम खासा बेहतर है। वो बोला, हाँ चीफ, उसे बेहतर होना ही चाहिए। मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल करो और बर्ड को उसकी खिदमत के बारे में तफसीलात बता दो। मैंने कहा, अभी नहीं बर्ड, तुम्हारा क़याम कहाँ है? बोला, होटल गैलार्ड में। बड़ा उम्दा होटल है चीफ, बड़े अच्छे लोगों की क़यामगाह है। मैंने कहा, ठीक है, अभी फ़िलहाल तुम गैलार्ड में ही क़याम करो, मैं जल्द ही तमाम सूरत हाल से तुम्हें आगाह कर दूंगा। बोला, ओके चीफ, बर्ड हर खिदमत के लिए हाजिर है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बस ज़रा अपनी शनासाओं से मोहतात रहना। वो बोला, वो तो मैं हमेशा ही रहता हूँ चीफ। बर्ड थोड़ी देर तक मजीद बैठा और उसके बाद इजाज़त लेकर चला गया और मैं एक बार फिर अपने तसव्वुरात में खो गया। मैंने पहली बार संजीदगी से अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचा। इसमें कोई शक नहीं था कि मेरा मिशन मेरी ज़िंदगी की हर शय से ज़्यादा कीमती था। लेकिन तहजीब अगर मेरी ज़िंदगी में शामिल हो रही थी तो उसके बाद मुझ पर कुछ और जिम्मेदारियां भी आयद हो जाती थीं। दुनिया के किसी भी मुल्क, किसी भी खित्ते में मैं जाकर रह सकता था, तहजीब के साथ पुरसकून लम्हात में वक्त गुजार सकता था। और फिर मौजूदा सूरत हाल तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा दिलकश थी। दुनिया के कई मुल्कों ने मुझे नेशनैलिटी पेश की थी, जहाँ भी जाता मेरी पजीराई ही होती, क्योंकि अगर बैरूत ही को मुस्तकिल ठिकाना बनाया जाए तो क्या हर्ज है। यहाँ मेरे दोस्तों की कमी भी नहीं है और फिर इस मुआवजे की बात भी चल रही थी जो लाइन ऑफ क्रूजल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुझे दिया जाने वाला था। मैंने इस सिलसिले में किए जाने वाले इक़दाम को मुनासिब ख्याल किया। ये ज़रूरी था। इस तरह कुछ रकम मेरे हाथ आ जाती जिसे मैं अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता था। नासिर अजीज़ी ने एक बार फिर मुझे डिनर पर मदऊ किया और इस सिलसिले में मुझसे गुफ्तगू की तो मैंने उन्हें अपना मकसद साफ साफ बता दिया। मैंने उन्हें बताया कि इस सिलसिले में मुझे कुछ वक्त भी दरकार होगा ताकि मैं अपने चंद ज़रूरी काम निपटा लूँ। मेरी काविशों और मेरे साथियों की मदद ने बिलाखिर मुझे वो खती रकम दिलवा दी जो लाइन ऑफ क्रूजल के लिए मुआवजे के तौर पर तय हुई थी। उस अजीमुशान रकम को हासिल करने के बाद मैंने अपने दोस्त फवाद और चंद दूसरे साथियों की मदद से बैरूत के एक खूबसूरत इलाके में एक हसीन रिहाइश गाह खरीदी जिसका इंतज़ाम आनन फानन कर दिया गया। बर्ड को उसके होटल से तलब करके मैंने उस रिहाइश गाह की तमाम तर जिम्मेदारियां सौंप दी थीं और बर्ड ने ये जिम्मेदारियां बड़ी खुशी से कबूल कर ली थीं। लेकिन जो रकम मुझे इस सिलसिले में हासिल हुई थी उसका 1% भी इस मसले पर खर्च नहीं हुआ था, बल्कि मेरे लिए वो तमाम चीज़ें मुहैया हो गई थीं जिनकी मुझे शादी के बाद ज़रूरत पेश आ सकती थी। वक्त पर लगा कर उड़ रहा था। बैरूत आए हुए तकरीबन 1 माह और 17 दिन गुजर गए थे। मसरूफ़ तरीन लोग भी मेरे मामूलात में दिलचस्पी ले रहे थे और वक्त निकाल कर मुझसे मिलते रहते थे। नाइमा बर्क और दूसरी कुछ ख़वातीन तो बिल्कुल घरेलू औरतें होकर रह गई थीं और अक्सर अब वो मेरी रिहाइश गाह पर आकर शादी की तैयारियां करती रहती। इन हंगामों में कई बार घर याद आया, अपने याद आए वो लोग जो इन जिम्मेदारियों को संभालने का हक रखते थे, लेकिन उन सब की बहुत सी तल्ख यादें उभर आती।
जिंदगी ने वफा की और हालात ने कभी इजाज़त दी तो एक बार ज़रूर अपने वतन जाकर उनसे मिलूंगा और तहजीब को भी साथ ले जाऊंगा। इस दौरान तहजीब से मुलाकातें बंद हो गई थीं। वो नासिर अजीज़ी के पास ही थी और बस टेलीफोन पर 2-3 बार उससे मुख्तसर गुफ्तगू हुई थी, मोहतात गुफ्तगू। हम अपने जज्बात को आमियाना शक्ल देने के रवादार नहीं थे। फिर एक दिन शाम को नासिर अजीज़ी के मकान पर एक नशिस्त हुई और उस नशिस्त में वो दिन तय हो गया जब तहजीब को मुझसे मंसूब किया जाने वाला था। ये काम 5वें दिन होना तय पाया था। शादी के लिए बैरूत के एक आला दर्जे के होटल का इंतखाब किया गया था। एहसासात अब अजीब सी शक्ल इख्तियार कर गए थे। न जाने क्यों मुझे उन तमाम बातों पर यकीन नहीं आता था। निकाह की तकरीब में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए थे। उस शाम मैं नाइमा और बट के साथ बैठा गुफ्तगू कर रहा था कि एक कोच आकर रुकी और उसमें से अबू हातिम, फाखरा याकूबी और वो दूसरे तमाम लोग जो लाइन ऑफ क्रूजल में मेरे हमरा थे बरामद हुए। मैं उन्हें देख कर चौंक पड़ा। मैंने मसरूर अंदाज में उनका इस्तकबाल किया। फाखरा कहने लगी, तुमसे इस ज्यादती की उम्मीद नहीं थी अली। मैंने कहा, अब तुम लोग मुझे शर्मिंदा करोगे। हालांकि कई बार मेरे जहन में तुम्हारा ख्याल आया, लेकिन मैं जानता था कि तुम्हारे पास ऐसी तकरीबों में ज़ाया करने के लिए वक्त नहीं है। बोली, ये उज़्र भी खूब है, आखिर मसूद तलहा की शादी में तुम्हें बतौर ख़ास शरीक किया गया था। मैंने ठिठाई से कहा, चलो मैं शर्मिंदा हो जाता हूँ। फाखरा ने कहा, हम लोग इस शादी में शिरकत के बाद दूसरे दिन वापस चले जाएंगे और हमने अच्छे दोस्तों के मानंद तुम पर बार बनने की कोशिश नहीं की है। हमारा क़याम मुख्तलिफ होटलों में है। मैंने कहा, यह नहीं हो सकता। मेरी रिहाइश गाह में तुम सब लोग समा सकते हो। मैंने उनकी एक न चलने दी और बिलाखिर उन्हें होटलों से अपने घर मुंतकिल कर दिया। उन सब के आ जाने से इमारत भर गई थी। वक्त की रफ्तार और तेज हो गई। दिन और रात की तमीज़ ख़त्म हो गई। जंग जदल और हंगामा खेजियों के रसिया ये लोग भी एक बार जिंदगी की उन्हीं दिलचस्पियों में लौट आए थे जो अजल से इंसान के लिए बाइस से दिलकशी हैं। वो तमाम हंगामे हो रहे थे जो हो सकते थे। हर शख्स अपना किरदार अदा कर रहा था और किसी ने मुझ पर कोई बार न पड़ने दिया था। बिलाखिर वो दिन आ गया जिसके अजीब तासुरात जहन पर छाए हुए थे। मैं एक बाहोश इंसान होने के बावजूद सहरज़दा सा होकर रह गया था। बहुत अजीब लग रहा था मुझे। होटल सीव्यू के एक वसी और अरीज लॉन पर इस तकरीब का एहतमाम किया गया था। अपने लातादाद दोस्तों के साथ मैं सीव्यू में दाखिल हो गया। लॉन पर 2 नशिस्तें बनाई गई थीं, एक दुल्हा के लिए और दूसरी दुल्हन के लिए। काजी साहब आ चुके थे और तकरीब इंतहाई रंगीन थी। इस्लामी उसूलों के मुताबिक अब इजाब व कबूल की रस्म अदा होने का वक्त आ गया था। काजी साहब ने कुरानी आयात पढ़ी और निकाह के कागजात तहजीब के सामने पहुंच गए। वो दुल्हन बनी हुई थी। ग्रीन पोल की एक खतरनाक रुकन जो जिंदगी में संगीन तरीन वाकयात में उलझी रही थी, उस वक्त औरत के हकीकी रूप में नजर आ रही थी। उस पर निगाह नहीं टिकती थी। कागजात उसके सामने रख दिए गए और तहजीब ने उन पर दस्तखत कर दिए। दूसरों की तरह मेरी निगाह भी उस पर जमी हुई थी। तहजीब के बदन में हल्की हल्की कपकपाहट थी। दफतन वो जोर से उछल पड़ी। उसके दोनों हाथ पांव फैल गए। हाथ में पकड़ा हुआ कलम उछल कर करीब बैठी हुई नायमा बर्क के मुंह पर पड़ा। फिर वो दोबारा उछली और फिर तीसरी बार। इस बार उसने खड़े होने की कोशिश की थी और फिर बेशुमार चीखें सुनाई दी। तहजीब के बदन में होने वाले सुराखों से खून के फव्वारे बुलंद हो गए। कुर्ब जवार में बैठी खवातीन खून से सुर्ख हो गईं। मेरा बदन सुन हो गया। लाख कोशिश के बावजूद मैं अपने हाथ पांव को जुम्बिश नहीं दे पा रहा था। भगदड़ मच गई। लोग पागलों की तरह चीख रहे थे। मुझे सब कुछ नजर आ रहा था, लेकिन मेरी हैसियत एक खामोश तमाशाई किसी थी। यूं लग रहा था जैसे कोई फिल्म मेरी निगाहों के सामने चल रही हो और मैं उसके मनाजिर में खोया हुआ हूँ। खुद मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं सका था। वहां लोग भागते दौड़ते फिर रहे थे। मुझे कुछ लोगों ने उठाया। मैं खड़ा हो गया। तहजीब मेलकम एक्स के गिर्द मजमा जमा था। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। मुझे बहुत जोर से चक्कर आया और उसके बाद मुझे होश न रहा। न जाने बेहोशी किस कदर तवील थी। बिलाखिर होश आ गया। मैंने अतराफ में निगाहें दौड़ाईं। किसी अस्पताल का कमरा था। मेरी नाक में नलकी लगी हुई थी। मैं हालात पर गौर करने लगा। सब कुछ याद आ गया था। सब कुछ। वो भयानक अलमिया जो रूनुमा हो चुका था। तहजीब को किसी ने कत्ल कर दिया था। उस वक्त जब वो सारी जिंदगी के लिए मेरी होने वाली थी। सारी जिंदगी के लिए। उसने गलत इकरार तो नहीं किया था। उसकी जिंदगी ही इतनी थी। इस शादी के सिलसिले में जो कुछ हो रहा था उस पर मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था। वाकई बड़ी अजीब बात थी। मैंने तो अमेरिका में यही फैसला किया था कि अब मेरी जिंदगी मेरी नहीं है, एक मिशन के लिए वक्फ है और जब तक मैं जिंदा हूँ एक मिशन जिंदा है। फिर ये सब कुछ। वाकई ये इन्हिराफ था। वादा खिलाफी थी। ये नहीं होना चाहिए था। मुझे इस तरह की कोई हरकत नहीं करनी चाहिए थी।
बेचारी तहजीब मेरी वादा खिलाफी का शिकार हो गई थी। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने नल की नाक से नोच कर फेंक दी। मिशन जिंदा है, बस गलती हो गई थी, लेकिन अब इसका इजाला होगा। कोई बात नहीं है अगर वो नहीं हो सका जो अपनी खुशी के लिए था। अब कोई आस नहीं होगी, कोई उम्मीद नहीं होगी, बस एक मिशन होगा, सिर्फ एक मिशन। मैंने जोर से आवाज लगाई, कोई है? और दूसरे ही लम्हे एक नर्स, उसके पीछे फाखरा याकूबी और चंद लोग अंदर आ गए। नर्स ने चीख कर कहा, ओह नल की, प्लीज मिस्टर। मैंने कहा, प्लीज नर्स, ये क्या तमाशा है? नर्स बोली, आप लेट जाइए। मैंने हलीमी से कहा, नहीं शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। और नर्स फाखरा याकूबी की तरफ देखने लगी। फाखरा ने कहा, आप डॉक्टर को बुला लें। और नर्स बरकरफ्तारी से बाहर निकल गई। फाखरा की आंखें मुतवर्रम थीं, चेहरा उतरा हुआ था। मैंने सवाल किया, क्या तदफीन हो गई फाखरा? फाखरा फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा, फाखरा, मुझे इन तमाम बातों से उलझन होगी। रंजो अलम के इस इजहार से अब क्या फ़ायदा? बताओ, क्या उसकी तदफीन हो गई? फाखरा ने एक सिसकी लेकर कहा, हाँ। उसी वक्त डॉक्टर अंदर दाखिल हो गया। उसने कहा, मिस्टर अली, अभी आपको आराम की ज़रूरत है। मैंने कहा, नहीं डॉक्टर, मैं ठीक हूँ, आप मुझे इजाज़त दें। वो बोला, आपको ख़तरा नहीं मोल लेना चाहिए। मैंने कहा, मैं ज़ख्मी तो नहीं हूँ डॉक्टर, बस एक शौक था, अब ठीक हूँ। वो बोला, फिर भी? मैंने कहा, सॉरी, जो कुछ मैं कह रहा हूँ वही दुरुस्त है। फाखरा, मेरा लिबास निकलवाओ। डॉक्टर ने कहा, अगर मिस्टर अली यही पसंद करते हैं तो जैसे इनकी मर्जी। नर्स ने मेरा लिबास मुझे ला दिया, लेकिन वो सूट नहीं था जो मैंने शादी के वक्त पहना हुआ था। लिबास पहनकर मैं बाहर निकल आया। फाखरा मुसलसल सिसकियां ले रही थी। मैंने कहा, हम लोगों को ये सब कुछ ज़ेब नहीं देता फाखरा। बेशुमार लोग हमारे हाथों हलाक हो गए। हमें खुद भी हर नुकसान के लिए तैयार रहना चाहिए। आओ यहाँ से चलें, वरना दूसरे लोगों के लिए तमाशा बनेंगे। वो बोली, मैंने नासिर अजीजी को फ़ोन कर दिया है, वो आ रहे हैं। जिस वक्त मैं लिबास तब्दील कर रहा था, फाखरा ने उस वक्त फ़ोन किया होगा। मैंने जिद करते हुए कहा, आओ बाहर इंतज़ार कर लें। फाखरा मेरे साथ बाहर आ गई। नासिर अजीजी तन्हा नहीं आए थे, बहुत से लोग थे उनके साथ। सबका हुलिया अजीब हो रहा था। नासिर अजीजी का चेहरा सुता हुआ था। किसी ने मुझसे एक लफ्ज़ भी ताज़ियत के लिए न कहा। नासिर अजीजी ने पूछा, डॉक्टर ने इजाज़त दे दी? मैंने कहा, नहीं अजीजी साहब, मैं अब ठीक हूँ, आप लोग फिक्र न करें। नासिर साहब ने पूछा, बर्ड के पास कौन है फाखरा? फाखरा ने हिचकिचाते हुए कहा, वो दूसरे लोग हैं। मैं चौंक पड़ा। बर्ड? फाखरा ने कहा, हाँ हाँ, वो भी यहीं है। मैंने पूछा, उसे क्या हुआ? वो बोली, वो ज़ख्मी है। मैंने पूछा, ओह, कैसे ज़ख्मी हुआ? कहाँ है वो? मुझे नहीं बताया। आओ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। वो कैसे ज़ख्मी हो गया? मैंने कहा, और फिर उन लोगों के साथ मैं अस्पताल के एक कमरे में पहुंच गया जहां बर्ड एक बिस्तर पर पड़ा था। उसके सर और दोनों शानों पर बैंडेज थी और वो बेहोश था। बदन में खून की नलकियां लगी हुई थीं। मैंने पूछा, क्या इसकी हालत तशवीशनाक है? फाखरा ने कहा, हाँ, सर का ऑपरेशन करके गोली निकाल ली गई है, दोनों बाजुओं की हड्डियां जोड़ दी गई हैं, लेकिन डॉक्टर अभी इसकी तरफ से तशवीश का शिकार हैं। मैंने पूछा, ये कैसे ज़ख्मी हो गया? अजीजी साहब ने कहा, आओ अली, यहाँ से चलें, तुम्हें सब कुछ बता दिया जाएगा। और मैं बर्ड के कमरे से निकल आया। उसके बाद मैं उन लोगों के साथ चल पड़ा। बड़ी अजीब सी तबीयत हो रही थी। सब कुछ याद था, सब कुछ देख और समझ रहा था, लेकिन दिल को न जाने कैसे करारा गया। न जाने ये बेपनाह कुव्वत बर्दाश्त किसका अतिया थी। नासिर साहब मुझे अपनी क़यामगाह पर लाए थे। तमाम लोग मौजूद थे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि मुझसे क्या कहे। मैंने कहा, नासिर साहब, मुझे कॉफ़ी पिलवाइए। फाखरा, मेरी बेहोशी शायद तवील रही है। फाखरा ने कहा, हाँ अली, तुम 60 घंटे के बाद होश में आए हो। मैंने कहा, ओह, तब तो तहजीब की तदफीन और वाकई ज़रूरी हो गई होगी। बहरहाल ये होना था। सब लोग सिसक पड़े। मैंने कहा, नहीं दोस्तों, खुद को संभालो। शायद आप लोगों को मेरी बात पर यकीन ना आए। जो कुछ हो रहा था मुझे शुरू से ही मसनूई सा लग रहा था। आप लोग यकीन करें, मैंने बारहा सोचा कि ये सब कुछ मेरे लिए नहीं है। ये कैसे मुमकिन था? लातादाद फ़लस्तीनी बाशिंदे अपनी ज़िंदगी की बका की जद्दोजहद में मसरूफ़ हैं। इसराइली वैशी उनके कैंपों पर बमबारी करते हैं। उनके दिलों में खुशियों की तमाम शम्में बुझी पड़ी हैं और मैं मुसर्रतों की सेज की जानिब कदम बढ़ा रहा हूँ। मेरा ज़मीर मुझे उस जुर्म का एहसास दिला रहा था, लेकिन हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि मैं खुद भी कुछ नहीं समझ पा रहा था। ये सब कुछ तो होना था, क्योंकि वो जो कुछ हो रहा था किसी तरह मुनासिब नहीं था। अजीजी साहब बोले, अली, सबसे बड़ा मुजरिम मैं हूँ बेटे, सबसे बड़ा मुजरिम मैं हूँ। वो फूट फूट कर रोने लगे। मैंने कहा, कोई मुजरिम नहीं है, ये सब कुछ खिलाफ अक्ल नहीं था। बेहतर है आप लोग मुझे हौसला दें, मैं अंदर से बहुत कमज़ोर हो गया हूँ। तहजीब मेरे लिए इन तारीक लम्हात में रोशनी की हैसियत रखती थी, जब मैं दुश्मनों के नरगे में घिर जाता था और मेरी राहें मसदूद हो जाती थीं। उस वक्त बहुत दूर बैठी वो मोहब्बत करने वाली लड़की मुझे याद आती तो मुझे महसूस होता कि मेरी ज़िंदगी उसकी अमानत है, मुझे उसके लिए जीना है, उससे मिलना है, और मेरे बदन में हज़ारों गुना कुव्वत पैदा हो जाती।
मेरा वजूद अब इस कुव्वत से खाली हो गया है। मुझे हौसला दें आप लोग। रिक्कत आमेज मनाजिर जारी रहे। डॉक्टर से फ़ोन पर मेरे लिए कॉफ़ी की इजाज़त ले ली गई थी। 60 घंटे में मुझे कोई खुराक नहीं मिली थी, सिर्फ नलकियों के जरिए ग्लूकोज वगैरह दिया जाता रहा था। कॉफ़ी पीने के बाद बदन में सनसनाहट होने लगी और मैंने आराम की इजाज़त मांगी। एक कमरे में मुझे पहुंचा दिया गया और मैं बिस्तर पर लेट कर छत को तकने लगा। तहजीब अब इस दुनिया में नहीं रही थी। मेरी अपनी हिमाकत थी, किसी से क्या शिकायत, क्या ज़रूरत थी शादी का हंगामा करने की। ये सब कुछ खामोशी और सादगी से भी तो हो सकता था। अब एक कसक जिंदगी भर बेचैन रखेगी। कोई चला जाता है तो उसकी यादें बेचैन करती हैं। जाने वाले को कौन रोक सकता है, लेकिन वो बहुत अच्छी थी, बहुत चाहती थी मुझे। मेरे लिए उसने खुद को कितना बदल लिया था। सोचते सोचते अचानक दिल बैठ गया। बिल्कुल ऐसा ही महसूस हुआ था जैसे कोई बोझ सा दिल पर आ पड़ा हो। मेरे हाथ से जब्त का दामन छूटने लगा और फिर आंखों से आंसू बह निकले। जाने कब तक रोता रहा। फिर फैसला किया कि अब कभी रोऊंगा नहीं। दुआ मांगी, माबूद शायद यही वक्त है जब मुझे सबसे ज़्यादा, पूरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा तेरी मदद की ज़रूरत है। इस वक्त मेरे हाल पर करम फरमा। मुझे वो सुकून और सब्र दे जो सिर्फ तू ही दे सकता है। ये भटक जाने का वक्त है, मुझे भटकने से बचा। पता नहीं कब मुझे नींद आ गई। जागा तो रात की तारीकी फैली हुई थी। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। मेरे कमरे में अंधेरा था। मैंने उठकर दीवार पर स्विच बोर्ड तलाश किया और रोशनी कर दी। फिर मुल्हिका गुस्ल खाने में दाखिल हो गया। गुस्ल करके बाहर निकला तो फाखरा मौजूद थी। मैंने पूछा, क्या वक्त हुआ है फाखरा? वो आहिस्ता से बोली, 12 बजे हैं। मैंने पूछा, क्या तुम बाहर बैठी हुई थी? बोली, हाँ, दूसरे लोग भी हैं। मैंने पूछा, कहाँ? मुझे तो उनकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। वो बोली, बाहर लॉन में है। मैंने कहा, भाई मैं सख्त नक़ाहत महसूस कर रहा हूँ, मुझे कुछ खाने को दो। फाखरा बोली, यखनी बनाई है, अभी लाती हूँ। मैंने कहा, फाखरा मुझे ठोस ग़िज़ा दरकार है, मैं बीमार नहीं हूँ, प्लीज़ फाखरा। उसने कहा, बैठो मैं लाती हूँ। फिर वो कुछ देर में आ गई, डबल रोटी, अंडों का ऑमलेट और यखनी। मैंने कहा, आओ मेरे साथ शरीक हो जाओ। फाखरा ने आंसू भरी आवाज़ में कहा, अली। मैंने कहा, कम ऑन फाखरा, कम ऑन। और वो मेरे साथ शरीक हो गई। मैंने पूछा, बर्ड कैसे जख्मी हुआ? वो बोला, उसने हमलावर को देख लिया था। मैंने पूछा, और फिर? वो बताने लगी, वो उसके पीछे दौड़ पड़ा। हमलावर ने उस पर गोली चलाई जो उसके शाने पर लगी। उसने हमलावर का पीछा नहीं छोड़ा। दूसरी गोली उसके दूसरे शाने में पेवस्त हो गई। फिर वो उस पर जा पड़ा। काफी दूर निकल गया था। दूसरे लोग उसकी फौरी मदद को न पहुंच सके। उसने अपने बाजुओं में हमलावर को जकड़ लिया और हमलावर ने उसके सर में गोली मार दी, लेकिन वो खुद को बर्ड की गिरफ्त से आजाद न कर सका। मैंने पूछा, तो हमलावर पकड़ा गया है? फाखरा याकूबी ने कहा, हाँ। इस असना में दूसरे लोग पहुंच गए थे। मैंने अफसोस भरे लहजे में कहा, फाखरा, बर्ड बेचारा मर जाएगा, वो जरूर मर जाएगा। फाखरा ने बड़े दुख से कहा, ऐसा क्यों कह रहे हो अली? मैंने कहा, इसलिए कि वो एक अच्छा इंसान है और अच्छे लोग मर जाते हैं, वक्त से पहले मर जाते हैं। फाखरा की आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने कहा, नहीं फाखरा, खुद को संभालो, मुझे तुमसे और भी कुछ पूछना है। वो बोली, मैं कुछ नहीं बता सकूंगी अली, मैं कुछ भी नहीं बता सकूंगी। मैं खामोशी से रखी हुई चीजें खाता रहा और फिर फारिग हो गया। मैंने फाखरा का बाजू पकड़ा, आओ बाहर चलें, और हम लोग बाहर निकल आए। लॉन में वाकई बहुत से लोग मौजूद थे। इमारत की फजा पर सोगतारी था। नासिर साहब सर झुकाए बैठे थे। मैं उनके दरमियान जा बैठा। किसी की आवाज उभरी, अली। मैंने कहा, मैं आप तमाम दोस्तों के खुलूस को पूरी तरह महसूस कर रहा हूँ, लेकिन हाथ से जिंदगी से गहरा ताल्लुक रखते हैं। मैं उसे बहुत चाहता था, बेपनाह चाहत थी मेरे दिल में उसके लिए, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यूं होगा। आप कह सकते हैं कि यूं भी हो जाता है और हो गया है, और इस तरह जो हो जाए उसे तब्दील नहीं किया जा सकता। आप लोग मेरे लिए सब्र की दुआ करें और बस। इससे ज्यादा कुछ कहा आपने तो मुझे दुख होगा। मैं कोई ताज़ियत नहीं चाहता, इस हवाले से अब कोई तस्करा नहीं चाहता। ये सब कुछ मेरे लिए बहुत अजियतनाक होगा, इसलिए अब इससे आगे की बात करें। किसी ने तबसरा किया, अली हौसलामंद है, वो दुरुस्त कहता है। नासिर साहब ने कहा, कुछ लोग एक ताज़ियती जलसा करना चाहते हैं अली। मैंने सख्त लहजे में कहा, मुझे इस कार्रवाई की इत्तला भी न दी जाए, शरीक होना तो दूर की बात है। किसी और ने कहा, मैं अली से मुत्तफिक हूँ, इस दिलगुदाज हादसे को अब भूलना ही बेहतर है। काफी देर तक मैं उन लोगों के साथ रहा और फिर उठ गया। मैंने कहा, फाखरा, क्या मुझे मेरी रिहाइश गाह पर छोड़ दोगी? अजीजी साहब बोले, अभी नहीं अली, तुम मुसलसल 60 घंटे बेहोश रहे हो, मेरे ख्याल में तुम यहीं आराम करो। मैंने दो टोक अंदाज में कहा, नहीं, मैं जाना चाहता हूँ। नासिर अजीजी ने कहा, वहाँ तन्हाई में? मैंने कहा, हाँ, मैं वहाँ ठीक रहूंगा। फाखरा, प्लीज अगर तुम्हें महसूस ना हो तो। फाखरा ने कहा, नहीं अली, चलो। और उन लोगों के ना चाहने के बावजूद मैं फाखरा की कार में बैठ कर चल पड़ा। बोली, अली, मैं वहाँ तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम मुझसे वापसी के लिए नहीं कहोगे। मैंने कहा,
मुझे कुछ देर की तन्हाई नहीं दोगी फाखरा? वो बोली, नहीं अली। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।